यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। समाज शास्त्र का मॉडल पेपर है जो आपके 8 मार्च एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है, क्योंकि पूरा ही मॉडल पेपर बहुत ही एनालिसिस के साथ बनाया गया है। और अगर आपने पूरा मॉडल पेपर सॉल्व किया तो 95 प्लस मार्क्स आपको यहाँ पे स्कोर कर पाएंगे। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि मॉडल पेपर के लिए आपको एग्ज़ाम में समय मिलने वाला है 3 घंटा 15 मिनट। प्रारंभ के 15 मिनट में परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सामने दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग आपको 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 से 29 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। तो आइए आगे देखते हैं पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। तो निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक उत्तर सही है। सही उत्तर चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। समाज शास्त्र का लक्ष्य क्या है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। समाज शास्त्र का लक्ष्य है सामाजिक संरचना का अध्ययन। फिर बच्चों, दूसरा प्रश्न है, अनुकूलन जनसंख्या का सिद्धांत के समर्थक हैं? तो बिल्कुल मॉल्स हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनुकूलन जनसंख्या का सिद्धांत के समर्थक कौन है? मॉल्स हैं। बच्चों, यहाँ पे करेक्ट, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। अनुकूलन जनसंख्या का सिद्धांत के समर्थक इनमें से कोई नहीं होगा। इसके हो जाएंगे, इसका उत्तर हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा डाल्टन। क्या हो जाएगा बच्चों? डाल्टन। अनुकूलन जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया है? डाल्टन ने दिया है। फिर तीसरा प्रश्न है, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो भाग 3 में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 51 के तहत किया गया है। पांचवा है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले संख्या का आकलन किस आयोग ने किया है? तो बिल्कुल एनएसएसओ ने किया है। एनएसएसओ आयोग ने। जातीय आधारित आरक्षण की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो 1950 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो 1959 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसने कहा संस्थाएं कार्यविधियों की स्वीकृति दशाएं या स्वरूप हैं? तो बिल्कुल मेकाइबर और पेज ने कहा था। क्षेत्रवाद के प्रबल होने का क्या कारण है? तो बिल्कुल ये सभी हैं, भाषाई प्रेम, असंतुलित आर्थिक विकास, सामाजिक अन्य और पिछड़ापन। ये सभी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 10वां है, आधुनिकीकरण के क्या परिणाम है? तो सभी है, नए वर्गों का उदय, साक्षरता में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, इनमें ये से सभी। फिर आ जाइए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उपनिवेशवाद क्या है? तो उपनिवेशवाद वह प्रणाली है जिसमें एक शक्तिशाली देश अन्य कमजोर देशों पर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित कर उनके संसाधनों का शोषण करता है। फिर यहाँ पे देखिए 12वां प्रश्न है, लिंगानुपात को स्पष्ट करें। तो लिंगानुपात किसी क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को दर्शाता है। यह समाज में लैंगिक संतुलन और विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक है। 13वां प्रश्न है, वैश्वीकरण से क्या लाभ है? तो वैश्वीकरण से निम्नलिखित लाभ हैं, रोजगार में वृद्धि, मुआवजे में वृद्धि, उच्च जीवन स्तर, निवेश में वृद्धि, बुनियादी ढांचे का विकास। 14वां प्रश्न है, जनसंख्या विस्फोट का क्या अर्थ है? तो जनसंख्या विस्फोट का अर्थ है किसी क्षेत्र में अत्यधिक और अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, जिससे संसाधनों की कमी, बेरोजगारी और सामाजिक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। संस्कृतिकरण को परिभाषित करें। तो संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक समाज या समुदाय के लोग दूसरी संस्कृति के तत्वों को अपनाकर अपनी संस्कृति में परिवर्तन करते हैं, विशेषकर सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए। फिर बच्चों 16वां प्रश्न है, जनजातियों के अर्जित विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण बताइए। तो जनजातियों को अर्जित विशेषताओं के आधार पर मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, आर्थिक आधार पर, शिकारी, खाद्य संग्रहकर्ता, पशुपालक, कृषक और शिल्पकार जनजातियां। फिर बच्चों दूसरा है सांस्कृतिक आधार पर, भाषा, परंपराएं, रीति रिवाज और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वर्गीकरण। फिर तीसरा है आवासीय आधार पर, पर्वतीय, वनवासी, मरुस्थलीय और तटीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियां। फिर यहाँ पे बच्चों 17वां प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने और क्यों की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने 1873 में की। इसका उद्देश्य समाज में व्याप्त जाति भेदभाव, छुआछूत
और अन्य सामाजिक कुरीतियों को समाप्त कर समानता और शिक्षा का प्रचार करना था। फिर बच्चों, हरित क्रांति के दो नकारात्मक प्रभाव बताइए। तो हरित क्रांति के दो नकारात्मक प्रभाव क्या हैं? पर्यावरणीय क्षति, अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से भूमि की उर्वरता घटती है और जल प्रदूषण होता है। आर्थिक असमानता की बात करें तो बड़ी भूमि जोत वाले किसान लाभान्वित हुए, जबकि छोटे और सीमांत किसान आर्थिक रूप से पिछड़ गए। फिर 19वां है औद्योगिकरण समाज की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो औद्योगिकरण समाज में मशीनों का उपयोग, शहरीकरण, श्रम विभाजन, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था और सामाजिक गतिशीलता प्रमुख विशेषताएं जो उत्पादन और जीवन शैली को बदलती हैं। फिर बच्चों यहाँ पे देखें 20वां प्रश्न है वर्ग आधारित आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो वर्ग आधारित आंदोलन वे सामाजिक और राजनीतिक प्रयास हैं जो किसी विशेष वर्ग जैसे श्रमिक, किसानों या निम्न वर्ग के अधिकारों, हितों और समानता की मांग के लिए किए जाते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न में आएंगे बच्चों, जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कर्म का वर्णन कीजिए। तो जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कर्म वे सामाजिक एवं आंदोलनात्मक प्रयास हैं जैसे आरक्षण, शिक्षा, जागरूकता अभियान, सामाजिक समता गतिविधियां जो जाति आधारित भेदभाव को समाप्त कर सामाजिक समानता, अधिकार और विकास दिशा में योगदान देते हैं। फिर बच्चों 22वां प्रश्न है भारत में लिंगानुपात में गिरावट के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो भारत में लिंगानुपात में गिरावट के मुख्य कारण हैं लिंग चयनात्मक गर्भपात, कन्या भ्रूण हत्या के कारण, प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी पीएनडीटी का असुरक्षित उपयोग, पढ़ाई लिखाई का भेदभाव, बेटी बचाओ के प्रति कम जागरूकता, कुपोषण और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, बेरोजगारी और सामाजिक असुरक्षा। फिर 23वां प्रश्न है औद्योगिकरण का संयुक्त परिवारों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो औद्योगिकरण के कारण रोजगार के लिए लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं जिससे संयुक्त परिवार टूटने लगते हैं। इससे पारिवारिक एकता कमजोर होती है, आर्थिक सहयोग कम हो जाता है और सदस्य अधिक स्वतंत्र जीवन जीने लगते हैं। फिर बच्चों 23वां प्रश्न है ग्राम पंचायत की शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो ग्राम पंचायत की शक्तियां स्थानीय सरकार के तहत होती हैं जिससे ग्रामीण विकास कार्यों की योजना बनाना, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता, आजीविका और स्थानीय मुद्दों का समाधान करना शामिल होता है जिससे गांव का समग्र विकास सुनिश्चित होता है। फिर बच्चों 25वां प्रश्न है पर्यावरणीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो पर्यावरणीय आंदोलन वह सक्रियता है जिसमें समाज प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, प्रदूषण रोकथाम और विविधता की सुरक्षा और सतत विकास के लिए काम करता है। ये आंदोलन पर्यावरणीय क्षरण को रोकने और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने की दिशा में प्रयास करते हैं। फिर बच्चों 26वां प्रश्न है सामाजिक आंदोलन के महत्व का वर्णन कीजिए। सामाजिक आंदोलन समाज में बदलाव लाने के महत्वपूर्ण उपकरण हैं जो व्यक्ति, समुदाय या समाज के अधिकार, समानता और न्याय की लड़ाई को मजबूती देते हैं। यह आंदोलनों से सामाजिक समस्याओं का समाधान खोजा जाता है, कुरीतियों को समाप्त किया जाता है और लोगों को सशक्त किया जाता है। फिर बच्चों यहाँ पे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है भारत में पुराने तथा नए सामाजिक आंदोलनों में स्पष्ट भेद करना क्यों कठिन है? तो भारत में पुराने और नए सामाजिक आंदोलनों के बीच स्पष्ट भेद करना कठिन है क्योंकि दोनों में कई समानताएं और कई बार नए आंदोलन पुराने आंदोलन के मुद्दों को नए संदर्भ में उठाते हैं। मुख्य कारण क्या क्या है? सामान्य उद्देश्य, मुद्दों की निरंतरता, विधियों में समानता, परिवर्तनशील प्रकृति, सरकारी नीतियों पर प्रभाव। फिर आ जाइए 8वां का प्रश्न है दहेज प्रथा एक आविष्कार है, व्याख्या कीजिए, यानी इस पर आपको निबंध लिखना है। ठीक है, 8 नंबर का। तो ये प्रश्न का उत्तर आप तैयार कर लेंगे। यहाँ पे कुछ मैंने उत्तर लिख रखा है, आप इसको पॉज करके पूरा पढ़ लीजिए। फिर आ जाइए उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उपनिवेशवाद में राष्ट्रवाद के विकास की विवेचना कीजिए। तो ये उपनिवेशवाद लिख रखा है, यहाँ पॉज करिए, पूरा वीडियो पूरा यहाँ पे लेक्चर पढ़ लीजिए और ये पूरा पीडीएफ। फिर है ब्रिटिश शासन के खिलाफ जागरूकता। तो यहाँ पे लिखिए 1857 का विद्रोह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। पॉज करते आप पढ़ते जाइए। महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम और एकता। फिर अथवा में देखिए अगला प्रश्न है भारतीय लोकतंत्र में दबाव समूहों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो भारतीय लोकतंत्र में दबाव समूहों की भूमिका, पॉज करिए वीडियो और ये पूरा पढ़ लीजिए, इसका उत्तर लिख रखा है। फिर लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ाना, ये पूरा आप सारे हेडिंग्स यहाँ पे याद कर लीजिए पॉज करके, और संतुलन, ये सब सारे हेडिंग्स हैं, इसको लर्न कर लीजिए। फिर भारत में धर्मनिरपेक्षतावाद के सहायक कारणों की विवेचना कीजिए। धर्मनिरपेक्षतावाद के सहायक कारण, वीडियो पॉज कीजिए और इसका पूरा आंसर यहाँ तक पढ़ लीजिए। इसके कारण क्या क्या हैं? बहुसांस्कृतिक समाज, संवैधानिक प्रावधान, स्वतंत्रता संग्राम का
प्रभाव, कानूनी सुरक्षा, सामाजिक एकता। और इस प्रकार ये आपका पूरा मॉडल पेपर खत्म होता है। नहीं, अभी एक इसमें एक क्वेश्चन और बचा है। हरित क्रांति और इसके सामाजिक परिणामों की विवेचना कीजिए। तो हरित क्रांति और इसके सामाजिक परिणाम, वीडियो को पॉज कीजिए, पूरा यहाँ पे पढ़िए। फिर यहाँ पे सामाजिक परिणाम दे रखा है, ठीक है। तो सामाजिक परिणाम में ये आपकी हेडिंग्स हैं, इन सब हेडिंग्स को लिख लीजिए। इसके अंतर्गत आप अपनी बातों को अपने अनुसार लिख सकते हैं और इस प्रकार आपका पूरा मॉडल पेपर खत्म हो जाता है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।